चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। इस लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ और उसके इलस्ट्रेशन किए थे, थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए थे मेरे ख्याल से। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ है क्या है, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को बताता है। तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, या तो वो अट्रैक्टिव हो सकता है या वो रिपल्सिव हो सकता है। तो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होगा, या 4 अपॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है। सही है। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, मान लेते हैं एक चार्ज है q1 और उसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। एक दूसरा चार्ज है q2 और उसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। बोलो, मान लेते हैं ओरिजिन यह A और यह है B, ऐसे A और B, है ना। लिख लेते हैं, इफ चार्ज Q1 is present on point A whose position vector is R1 vector, and charge Q2 is present on point B, यहाँ B पे प्रेजेंट है, whose position vector is R2। क्लियर है क्या बात? करो कॉपी। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, इस चार्ज Q1 और ये क्या है Q2, इन दोनों को हम मिला दें यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा, उसे कहेंगे हम, क्या बोलेंगे भाई इसे बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इस वाले को फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्लियर है क्या बात? क्या लिख दूं मैं, व्हाट इज F1, 2 वेक्टर, इसे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F2, वेक्टर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1।
ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, ये बताओ क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड f2,1 इज इक्वल टू f1,2 का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्या मैग्नीट्यूड जो होंगे इनके दोनों के तो इक्वल होंगे, लेकिन फोर्स अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, यदि आपको कोई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बता सकते हो? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए अपॉन, इसे हम लिख लेते हैं मोड, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, यानी कि n कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए इंप्लाइज दैट यदि आपको वेक्टर ए निकालना है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसकी यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोर्ड पे देखो, यदि मुझे f2,1 वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसके मैग्नीट्यूड को और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है r वेक्टर, ये वेक्टर कितना है r, सही है, कॉपी करो। ये r1 वेक्टर, ये r वेक्टर, सही है, और ये r2 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप हो जाएगा। बोर्ड पे देखो, ये मैग्नीट्यूड कितना है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r, दिस इज f2,1। बोर्ड पे देखो f2,1, ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। थोड़ा सा तो ऐसे लिख लेते हैं, अब हम इसे आगे करते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा हमें तो आंसर लाना है अपना r1 और r2 की फॉर्म में। व्हाट इज r1 r2? r1 r2 आर द पोजीशन वेक्टर्स, r1 r2 आर द पोजीशन वेक्टर। देखो, इन ट्राइंगल OAB, क्या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर क्या है r1, AB क्या है, इंप्लाइज दैट R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कॉपी करो यहां तक। ठीक है भाई, देखो अगर जो मैं AB का मैग्नीट्यूड निकालू, इसका वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, और यही क्या होगा, ये डिस्टेंस R होगी। व्हाट इज R? R का मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1।
R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, यदि हम मेरे को वेक्टर R पता लग गया, वेक्टर R क्या है? R2 माइनस R1। व्हाट इज R2? R2 क्या है भाई? यश, व्हाट इज R2 वेक्टर? The position of Q2 charge. हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। तो वेक्टर R ये ए बी वेक्टर R R2 माइनस R1। तो इस डायरेक्शन में यदि मेरे को यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो F2, 1 पता लग जाएगा, तो यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा। क्या होता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। ये बात डेफिनेशन समझ में आई भाई आपको? नहीं, R वेक्टर सही है? हाँ, R वेक्टर क्या है? R वेक्टर है R2 माइनस R1 और मोड R क्या है? R2 माइनस R1 का मोड। चल गया भाई पता? बिल्कुल सही बात है। बोर्ड पे देखो, अब इधर हमने क्या निकालना था, इसलिए F2, 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब R2 माइनस R1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर R का मतलब R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। नहीं आई बात समझ में? मोड देखो कितना जाएगा, F2, 1 K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1। ये हो जाएगा। व्हाट इज इट? दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। K Q1 Q2 R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 वेक्टर। बोलो, समझ में आई बात? नहीं? Yes, sir. Yes. तो सर ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया सर? पहले तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही था बस। चेंज कर दिया ना उसे। अबे R की वैल्यू रख दी ना। इसमें R क्या था? ये था ना R कैप क्या था? ये निकाला ना। इतना इतना किस लिए किया? R की और R कैप की वैल्यू इसमें रख दी, यस है ना? चेक कर लो एक बार। ठीक है भाई, ये है। अच्छा, यदि मैं आपसे F1, 2 कहूं तो क्या बोलोगे बताओ? इसलिए F1, 2 क्या बोलोगे? K Q1 Q2 अपॉन, बताना जरा। अरे 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। R1 माइनस R2 अपॉन में, और सर पर भी R1 माइनस R2। सही है ना? यो, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। ये पढ़ेंगे।
रिएक्टेंस। ठीक है भाई, तो ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना भाई। साथ में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ये तो जब R1 R2 दिया हो तब यूज करते हैं। कभी कभी वेक्टर R दिया होता है तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, ये फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है भाई? अरे मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, फोर्स वेक्टर कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड से r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। F क्या होगा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये है, ये कभी यूज करेंगे जब R1 R2 दिया हो, ये कभी यूज करेंगे जब वेक्टर यूनिट वेक्टर R दिया हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, बोर्ड पे देखो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और r यूनिट r कैप k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू वेक्टर r, ऐसे लिख लो। ये भी वेक्टर फॉर्म ही है। कर दो भाई साहब, क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन, इफ q1 is placed at 1, -1, 2 and q2 is placed at 0, -2, 1, find force on q2 due to q1। बताओ इसका आंसर। हाँ भाई, बताना जरा कैसे। F2, 1 k q1 q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 का होल क्यूब और R2 माइनस R1। हाँ भाई, इसमें R1 क्या है? ये Q1 क्या है? 1, Q1। अच्छा एक मिनट, Q1 की तो वैल्यू नहीं दी। अरे Q1 की वैल्यू तो दो। एक मिनट काम दिया। वन माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। Q1 कितना है भाई?
क्वेश्चन में लिख लेना Q1 है 1 माइक्रो कूलम एंड Q2 क्या है 2 माइक्रो कूलम, ये है। तो Q1 है, सॉल्यूशन में करेंगे हम 1 माइक्रो कूलम, Q2 कितना है 2 माइक्रो कूलम, R1 वेक्टर देखना जरा। हाँ भाई, आ रहा है समझ में? यस सर। तो F2,1 क्या लिखूं? K, बताओ बेटा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 यानी ना K, Q1 Q2 2 into 10 raised to the power minus 12 अपॉन इसका क्यूब इंटू R2 माइनस R1, सही है। 9 दूनी 18 बटे 3√3, 3 6 18, 2√3, 2√3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या बात? यस सर। हो जाए कॉपी तो बता देना। सही है। अच्छा, अगर जो आपसे इस क्वेश्चन में F1,2 पूछने लगे, F1,2 पूछने लगे तो क्या कहोगे? तो फिर से निकालोगे क्या? अरे हाँ बताओ यश।
माइनस का साइन हटा देंगे वैसे। बस ये था ना 1,2, ये दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट होते हैं, तो F1,2 इज इक्वल टू -2,1। तो ये कितना वेक्टर था ये, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 2√3 इंटू 10⁻3 ऐसे, -3 -i -k, 2√3 इंटू 10⁻³ i प्लस j प्लस k न्यूटन F1,2। सही है भाई। तो ये था, तो वेक्टर फॉर्म रह गया था, इस पे क्वेश्चन भी करा लिए, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं साफ कर देता हूं इसे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, ये जैसे मान लिया प्लस क्यू चार्ज रखा है ना, तो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यदि मैं एक चार्ज क्यू नोट रखूंगा यहां पे, ऐसे क्यू नोट रखूंगा, तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर जो मैं माइनस क्यू नोट रखूंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहां पे कहीं भी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव किया जा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। स्पेस अराउंड द चार्ज where the experience of electric forces, where the electric force is experienced if we place a charge at any point near it। क्लियर है क्या बात? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो, स्पेस around the charge, space around the charge where the experience of where electric force on the charge placed, electric force on the charge placed can be experienced, ये प्लस क्यू के चारों ओर का क्षेत्र, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों कहीं भी रखोगे क्यू नोट को, यहां पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। माइनस क्यू नोट रखोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
हाँ भाई, लास्ट में पॉइंट क्या लिखा? for point charge it is up to infinite. For point charge it is up to infinite from point charge. इस point charge से लेके इस infinite तक, जैसे ये point charge यहां पे है तो इससे लेके infinite तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये लिखा है। सर इतनी दूर तक कैसे लगेगा मतलब? अरे थ्योरेटिकल है, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पढ़ेंगे, यहां से निकलती है और इनफाइनाइट तक जाती है। अब ये बात अलग है कि इसका प्रभाव थोड़ी दूर तक अधिक होता है, लेकिन बहुत दूर जाने पे तो खत्म ही हो जाता है लगभग, लेकिन होता है। सही है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये +Q चार्ज है। अब यहां पर r डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q नोट रखा हुआ है, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा कितना? K Q नोट अपॉन, चलो मैग्नीट्यूड ही लिख लेता हूं, K Q नोट अपॉन r², है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी, अभी मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। चलो वेक्टर की डायरेक्शन में लिखते हैं फोर्स। बोर्ड पे देखो, यदि ये कोई पॉइंट P है और ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R है, तो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? यूनिट वेक्टर R होगा। बोलो फोर्स K Q नोट अपॉन r² इनटू r वेक्टर। तो फोर्स per unit charge is defined as electric field intensity at that point. पहले लिख लो फिर लिखा देता हूं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के चारों ओर क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आगे बात समझ में? तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? यहां पे फोर्स रखा है और चार्ज कितना है? Q नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, हम उसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फोर्स कितना लग रहा है बेटा? यहाँ पे फोर्स लग रहा है K Q नोट अपॉन r² इंटू यूनिट वेक्टर r, और Q नोट से डिवाइड कर देंगे तो Q नोट कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है KQ अपॉन r² इंटू वेक्टर r हो जाती है। बोलो
यस सर। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, ये है बोर्ड पे देखो। अगर जो मैं इसकी एसआई यूनिट पूछूं, एसआई यूनिट ऑफ ई, एसआई यूनिट ऑफ ई इज कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम। नहीं आई बात समझ में? न्यूटन पर कूलम। आगे बात समझ? और बोल्ट मीटर dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। और बोल्ट पर मीटर भी होती है, ये मैं बाद में बताऊंगा बोल्ट पर मीटर कैसे आया। अभी तो आपको न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट होगी। आगे बात समझ में? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसी क्वांटिटी है ये? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या बात? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका वो निकाल लोगे तुम, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो कैसे निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रफ में कर लेना इसे। फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। क्यू का क्या होगा? आई इंटू टी। क्यू का क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो कितना हो जाएगा? एम एल, फोर्स का एम एम इंटू ए, तो एल टी माइनस थ्री, और आई का क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो आई का हो जाएगा एम्पियर और टी ए माइनस वन। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। सर ये b अपॉन m क्या लिखा है सर? बोल्ट पर मीटर, बोल्ट अच्छा, पर मीटर। इसे बाद में बताएंगे कैसे आता है ये, है ना। अभी तो न्यूटन पर कूलम मैंने लेकिन लिखा दिया है, ये भी होता है क्योंकि हाँ भाई, लिख लिया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
various charges, due to various charges. हाँ भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्जेस। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड पे देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मान लेते हैं ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ऐसी और भी है, मान ले Q4 है, और ये कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, सही है। और इसके कारण ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E4 ऐसे होगी। नहीं आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, net electric field due to all the charges is vector sum of electric field due to individual charges, that is resultant electric field E1 vector plus E2 vector plus E3 vector and so on। तो इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं बता दी है, 12th में दी हुई है ना, तो मैंने इसलिए लिखा दिया। आई बात समझ में? भैया वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन ही करना पड़ेगा, और क्या है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रिंसिपल नहीं है, ये तो होता ही है, ये तो फैक्ट है। ये तो क्या है, फैक्ट है। तो मैंने लिखा दिया क्योंकि ये 12th में भी दिया हुआ है बोर्ड में। ऐसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आता है, सेम ऐसे चित्र बनाएंगे, बस फोर्स के लिए क्या लिख देंगे, F1 plus F2 plus F3 and so on। This is the principle of superposition for resultant electrostatic force due to many charges।
हो गया सर। ठीक है, ये बात है। तो ऐसे ही करना है, तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं कोई ऐसा खास। सही है भाई। ये अब देखो मैं सवाल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, मान लिया ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और इससे 2 मीटर की दूरी पर, चलो 5 मीटर मान लेते हैं, यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू आर स्क्वायर कितना लिख दूं, चलो मैं 6 लिख देता हूं इसे, है ना, 6 स्क्वायर। तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 6 6 36 इंटू 10 की पावर 3, तो 0.1/2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। 0.5 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे लिख देंगे। पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ईपी, बस इतना ही बहुत है, छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है यश, शिवाली? नो सर। हाँ, इसमें दिक्कत ही क्या है। दूसरी बात, बोर्ड पे देखो, एक पॉइंट लिखा देता हूं। यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे होती है, और ये आर दूरी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे, कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर जो माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स, कितनी होगी, ये भी आर था, ये भी आर था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। प्लस चार्ज की वजह से प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम क्यू, टुवर्ड्स क्यू। हाँ भाई, हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एज शॉन इन फिगर। शॉर्ट में दे रहे हैं सवाल, कैसे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम। क्लियर है क्या बात? और यहां पर आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जबकि ये 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना। और एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं पूरा। 10 और 12, सॉरी, ये तो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये वाली, और ये है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस।
दो चार्जेस रखे हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन करो। और ये मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट। हाँ भाई, हो गया। बोर्ड पे देखो कैसे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये दे रखा है, ये 10 माइक्रोकूलम। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, है ना। ये कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बता सकते हो भाई कितना होगा? ये 13 सेंटीमीटर। तो आप E1 की वैल्यू निकाल लेना। चलो दूसरा, यहां देखो, अगर जो मैं इसे बात करूं -10 माइक्रोकूलम, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा E2 वेक्टर। दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे, लेकिन ये 13 होगा। E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है। और किसके बराबर होंगे? KQ अपॉन R स्क्वायर के। तो जो मैग्नीट्यूड होगा K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q 10 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर का मतलब 0.13 का स्क्वायर, ये आएगा। तो कितना जाएगा बेटा? 9 × 10⁴ अपॉन 13 169 × 10⁻⁻4 9 अपॉन 169 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन ये तो इसका E और इसका E आया, देखो कैसे। बोर्ड पे देखो, रिजल्टेंट निकालेंगे ना। ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा होगा। बोर्ड पे देखो, तो यदि ये E है तो ये कितना हो जाएगा? E साइन थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। मैं यहां नहीं बनाता इसे, इस पॉइंट को यहां पे बनाता हूं, इस पॉइंट को P को। ये रहा E और ये रहा E। ये कितना एंगल? थीटा, ये थीटा। ये क्या होगा? E साइन थीटा। और ये वाला भी E साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2E cos थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2E cos थीटा, 2 × E 9 169 10⁸. व्हाट इज cos थीटा? आधार बटे cos थीटा, आधार बटे कर्ण 5/13। गलती तो नहीं कर रहे? कुछ भी गलती नहीं है। इंटू 5/13। कैलकुलेट कर लो इसे एक बार। फोर 4.1 करो।
और मम्मी का पापा हैं? पापा मम्मी का चुप, पढ़ा रहा हूं। डन सर। सही है भाई। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आ गया फर्स्ट थर्ड। ठीक है भाई। ये तो आपको इसे जैसे हमने, अरे ये बताओ इसमें कोई नई चीज है क्या प्रज्ञा? अरे एक फॉर्मूला है बस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर करना है जैसे करते हैं, ऐसे ही करना है पूरे फिजिक्स में। अब कुछ ज्यादा नया ऑपरेशन नहीं करना है, बस आप 11th का रिवीजन करना चालू कर दो, समझ लो तुम्हारी फिजिक्स तो हो ही जाएगी धीरे धीरे। अगर जो तुम्हें 11th का समझ में आता है तो 12th का तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बस इसमें यह है कि फॉर्मूलों की शक्ल बदल जाएगी, कैलकुलेशन करने का तो तरीका सेम ही है, कोई नई थोड़ी चीज है। क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो, find electric field at point P and Q as shown in figure। क्या है फिगर भाई? बोर्ड पे देख लो। जैसे कि ये प्लस क्यू है, ये दो चार्ज है, ये प्लस क्यू यहां पे है, ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? L है, नहीं 12 है, सही है। और यहां से ये R दूरी पर एक पॉइंट P है, और इस सेंटर से ये A पे रखा हुआ है, ये B पे रखा हुआ है, और यहां से R दूरी पर एक पॉइंट Q है। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और Q पर निकालनी है, एज शॉन इन फिगर। फिर से वेक्टर की कहानी है, जोड़ेंगे आंसर आएगा। लेकिन हाँ बाकी भी चीजें हैं काफी, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई करें। सर एक तो के क्यू एल प्लस आर आ जाएगा, हाँ। अपॉन एल प्लस आर प्लस के देखो। क्यू एल माइनस आर माइनस एल। चलो एट पी निकालते, पहले पी निकालें या क्यू निकालें?
पी पे निकालें या क्यू पे? ये निकाल लेता चलो। पी निकालते हैं, पी बना लेते हैं। ये क्यू, ये क्यू और ये पी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। तो ये कितना है? एल, ये आर, ये एल, ये आर, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? ये भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये में थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। बोलो। तो अगर जो मैं इधर बनाऊं, देखो यहां पे ये ई, ये क्या है? ई, ये है थीटा, ये है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा cos 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा पीछे। इधर आ जाएगा 2e sin थीटा। ये है पॉइंट कोई, ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इसकी, वो इधर आ जाएगी, यहाँ पे EP। तो EP की वैल्यू कितनी होगी बेटा? EP की वैल्यू होगी 2e sin थीटा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो E होगी इस Q की वजह से, ये डिस्टेंस कितनी है? ये। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है, Q की जगह छोटा q और आर स्क्वायर, मतलब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा बेटा? KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए EP कितना लिख दो? EP इज इक्वल टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बता सकते हो बेटा साइन थीटा कितना होगा इसमें? r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर। वेरी गुड। r अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2KQ r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इस P। चुप हो जाओ। डन सर। ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है। अच्छा, तो ये एक हाँ भाई, एक बात बताओ। अच्छा,
चलो मैं इसे बाद में करूंगा, है ना, थोड़ा बाद में करूंगा। पहले क्यू पे निकाल लेते हैं, इसका और ऑपरेशन करना है अभी, पहले क्यू पे निकाल लेते हैं। तो मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। एट क्यू, बोर्ड पे देखो, एट क्यू, यहां पे देखो, इसे चित्र को बनाएंगे दोबारा से। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर होगी E1, यहां से हाँ, ये तो टोटल डिस्टेंस थी कितनी R, तो ये हो जाएगी R माइनस L डिस्टेंस। तो जो E1 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर। दूसरी बात, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये R प्लस L के बराबर हो जाएगी। तो बेटा E2 की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगी। यहां पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या वो प्रिंसिपल फर्जी है वो सब, है ना, और लिखा आते थे ऐसी। ये जोड़ना तो है ही हमें, अभी जब दोनों एक दिशा में तो जोड़ो, क्या प्रिंसिपल क्या करेगा इसमें, के क्यू इसे भी जोड़ेंगे और इसे भी जोड़ेंगे, सही है। तो जोड़ करके एट क्यू, यहां मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ई क्यू इज इक्वल टू के क्यू कॉमन लेके, जगह मिट गई, साफ करना पड़ेगा अपने को, सही है, ये आ गया। तो ई क्यू जो आ जाएगा वो के क्यू कॉमन लेके 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस r माइनस एल का होल स्क्वायर। के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। ये हम कैंसिल कर देंगे तो कितना जाएगा, के क्यू 2r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह जाएगा। ई क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। कॉपी करो। हेलो, हाँ बता। अच्छा चल, थोड़ी देर में करूंगा, है ना। अच्छा चल, करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है। बोर्ड पे देखो, अभी हम इसका थोड़ा और ऑपरेशन करेंगे अभी, है ना। ये तो मैंने निकाल लिया आपने, सही है। देखो चलो, ये तो ठीक है ना, कॉपी कर लेना। ये बताओ, जैसे मान लिया पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आर पे निर्भर करती है वो। मान लिया एक्स एक्सिस है ऐसे करके, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यहां पे पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 0 पर, यानी बिल्कुल जिसकी जड़ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, बिल्कुल इसकी जड़ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अबे आर 0 रखना है यहां, इनफाइनाइट, है ना। और आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इससे बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
ये तो हो गया 0 पर, हाँ, और ये होगा इनफाइनाइट पर। कितनी होगी इनफाइनाइट पर? बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 0 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। तो बोर्ड पे देखो, इसके जस्ट बराबर में यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ खींचूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पे हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ ऐसे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है क्या बात? फिर पीछे की साइड भी होगा ऐसी। वेरी गुड, ऐसे होगा। बस ये यदि ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। शिवालिक समझ लेना बेटा, नहीं थोड़ी देर बाद फिर पूछोगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इधर की ओर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये प्लस एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगी? नेगेटिव एक्स में, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, और लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी है। ये आएगा इस तरीके से ग्राफ। बताने का ऊपर नहीं, ऊपर नीचे हो गया। आ रही है, चलो खेल लो। हाँ बेटा बताओ। तो वैसे जो 1/r² का ग्राफ होता है वो मतलब ये ऐसा ही होता है, ऊपर ही यही तो है। ऐसे ही बनता है। और कैसे बनेगा? इसे मतलब ऊपर की ओर होना चाहिए ना। तो ऊपर की ओर कैसे? ये पॉजिटिव है इस वजह से, ये स्क्वायर इस वजह से। y बराबर 1/x² का होगा ऐसे, यूं करके। लेकिन हम तो E बराबर बना रहे ना, kq/r²। ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। अरे डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? प्लस एक्स में है, तो पॉजिटिव है, ये ना पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में है, तो नेगेटिव है बस। अरे ये मैग्नीट्यूड, ये बेटा ये मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है, यहां तो वेक्टर ऐसे भी आएगा ना। अच्छा सर। आई कैप, ये किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आई कैप में। ये किधर होगी? माइनस आई कैप में। तो हमने जो बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना लो आप इसे, ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ऐसे पलट के, प्लस एक्स और माइनस एक्स की। ऐसे मैथ्स में मतलब अपना जो ग्राफ होता है 1/x का होता है ना ऐसा। हाँ, ये 1/x का है, बिल्कुल सही बात है। ये 1/x का ग्राफ होता है ऐसे। सही है भाई? यस सर। तो ये है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है फिर, है ना। इसे रिवाइज करना थोड़ा सा, क्वेश्चन कर लेना शीट में से इलेक्ट्रिक फील्ड के, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है भाई? सही है, चलो। यस सर।